जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक हफ्ते की कोर्ट हियरिंग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी लीडर और फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को कोई रिलीफ नहीं दी है और उनके लिकर स्कैम से जुड़े बेल प्ली को डिसमिस कर दिया है। मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को और किसी ने नहीं बल्कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने डिसमिस किया था। हालांकि इस मामले को डिसमिस करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के हियरिंग के दौरान ईडी और सीबीआई की किए जांच पर कई सवाल उठाए थे। इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी, वहीं ईडी ने इस लिकर पॉलिसी स्कैम में आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजकर पॉलिटिक्स में एक नई जंग छेड़ दी है। हालांकि आपको ये सुनकर बेहद हैरानी होगी कि इस मामले में एक बार पहले भी केजरीवाल को इंटरोगेट किया जा चुका है और वो भी पूरे के पूरे 9 घंटे। और तो और ईडी के द्वारा बनाए गए एक भी चार्जशीट में राज्यसभा एमएलए संजय सिंह का नाम नहीं होने के बावजूद ईडी द्वारा उन्हें इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। इन सारी बातों से तो ये साफ दिखता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले आम आदमी पार्टी की हालत काफी खराब हो चुकी है। ईडी जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैंडल करती है, इस मामले की जांच सीबीआई के साथ मिलकर कर रही है। तो ऐसे में कई लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि ईडी के पीछे बीजेपी का हाथ है और वो आए दिन आम आदमी पार्टी को हरास करने पर लगे हुए हैं। और ऐसा सोचा भी क्यों ना जाए, क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार ने 2021 में एक न्यू लिकर पॉलिसी बनाई थी तो इसका सबसे पहले अपोजिशन बीजेपी ने ही किया था, ये कहते हुए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लिकर कल्चर को बढ़ावा दे रही है। ऐसा करने के पीछे का कारण केजरीवाल की सरकार ने ये बताया था कि इससे ब्लैक मार्केट कम होगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगा। मनीष सिसोदिया की बेल प्ली के दौरान काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कोर्ट के सामने देखने को मिले थे, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो कि ईडी की ओर से मौजूद थे, ने बेंच को ये बताया था कि इस मामले में वे आम आदमी पार्टी को एज को अक्यूज शो करने का सोच रहे हैं और पीएमएलए के सेक्शन 70 को इन्वोक करके उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी को प्रूव करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कैसे कर दी, तो आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि इस स्कैम में इन्वॉल्व 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा इलेक्शन के लिए यूज किए गए हैं। और इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बस ये सवाल पूछा था कि जब ऐसी बात है तो इसमें आम आदमी पार्टी एज अक्यूज्ड क्यों नहीं शामिल है। हालांकि एएसजी राजू का ये स्टेटमेंट सुनकर बेंच भी काफी हैरान थी और उन्हें समझाया कि कोर्ट बस एक लीगल क्वेश्चन पूछ रही थी और ना कि उन्हें ऐसा करने के लिए सजेस्ट कर रही थी। The Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate have alleged that the Aam Aadmi Party modified the liquor excise policy to ensure a 12% profit margin for wholesalers and a nearly 185% profit margin for retailers, जिस पर मनीष सिसोदिया के लॉयर सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी भड़क उठे थे और उन्होंने बेंच से कहा था कि ये सब राजू मीडिया के लिए कह रहे हैं। ईडी और सीबीआई ने ये शो किया है कि इस लिकर स्कैम में 100 करोड़ रुपए लिकर ग्रुप से वापस मिले थे और जो कि सिसोदिया और आप द्वारा यूज किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिगेशन को काफी डिबेटेबल बताया है, क्योंकि ईडी ने कहा था कि इसमें 45 करोड़ रुपए तो आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में यूज किए थे, पर उसका कोई प्रूफ नहीं था। और जैसा कि हमने देखा ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को अक्यूज नहीं शो किया गया है तो सिसोदिया के खिलाफ वाइकेरियस लाइबिलिटी के चार्जेस नहीं लग सकते हैं। The court also said that there is no specific allegation regarding the involvement of Sisodia in the transfer of rupees 45 crores to Aam Aadmi Party for Goa elections. इस मामले में ईडी द्वारा सिसोदिया पर एक और एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने खुद के 2 फोन को डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हैम्पर किया है। हालांकि इस पॉइंट पर बेंच ने ये साफ कहा था कि ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक बेल प्ली के दौरान सोचा जा सके। एक मेन आर्ग्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का डिसमिस किया था वो ये था कि ईडी ने इस बात पर जोर दिया था कि सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत पोजेशन के अंडर मियर जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आएगा, और वो भी तब जब ईडी ने सिसोदिया पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए एज ब्राइब लिए हैं। हालांकि जस्टिस खन्ना को ईडी द्वारा ये इंटरप्रिटेशन नहीं पसंद आया। उन्होंने एएसजी से सवाल करते हुए कहा, सपोज अ पर्सन हैज बीन कॉट रेड हैंडेड विद अ ब्राइब, इज दैट मनी लॉन्ड्रिंग?
जब एएसजी राजू ने इस बात से हामी भरी तो जस्टिस कौल ने उन्हें समझाया, नो, जनरेशन इज नॉट कवर्ड. सपोज आफ्टर जनरेशन नथिंग हैपेंस, इट विल ओनली बी एन अटेम्प्ट. If it is a separate offense, you will be in difficulty because of double jeopardy and Section 26 of General Clauses Act. It may also run foul of Vijay Madan Lal Chaudhary. This is a grey area. इस इंटरप्रिटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस इशू को ओपन रखने का फैसला लिया है. इस केस के अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया वो विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट पर था, क्योंकि केस को दोनों ही साइड के वकीलों ने साइड किया और अपने अपने सबमिशन कोर्ट को दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के मन में ये डाउट डाल दिया कि क्या इस जजमेंट को रिविजिट करना चाहिए. हालांकि इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि 338 करोड़ रुपए पैसों की हेराफेरी एस्टैब्लिश्ड हुई है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था. द बेंच स्टेटेड, legal questions have been answered in a limited way. In the analysis, there are certain aspects which we said are doubtful. But one aspect with regards to transfer of money, rupees 338 crores, is tentatively established. We have therefore dismissed the application for bail. अब आगे ये देखना होगा कि इस स्कैम की जांच में ईडी और सीबीआई और कौन सी नई इन्फॉर्मेशन लेकर पेश होती है. ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.